हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम चोल वंश के बारे में जानेंगे। चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया की पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टीज में से एक है। मतलब इस डायनेस्टी ने लंबे समय तक साउथ इंडिया पर रूल किया। जो चोल किंग्स थे वो सिर्फ ग्रेट वॉरियर्स नहीं थे, मतलब वो युद्ध में सिर्फ माहिर नहीं थे, बल्कि वो स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। टेम्पल्स बनवाते थे और आर्ट एंड कल्चर को पैट्रनाइज करते थे, उसे बढ़ावा देते थे। चोलाज ने अपना एम्पायर एक टाइम पर इतना आगे बढ़ा लिया था कि वो इंडिया से बाहर श्रीलंका, मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशिया पर भी अपना इन्फ्लुएंस रखते थे, और ऐसे वो अर्ली मिडिवल इंडिया के ग्रेटेस्ट मैरीटाइम पावर बन गए। चोलास के ओरिजिन के ट्रेसेस हमें कावेरी डेल्टा रीजन में मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, और इनके होने के सबसे पुराने अवशेष हमें संगम लिटरेचर में मिलते हैं, लाइक इन पुरानानुरु एंड इन पतिनानपल्ली। और संगम लिटरेचर अर्लीस्ट ओल्डेस्ट तमिल राइटिंग्स है, जो कि 300 BCE से 300 कॉमन एरा के बीच की है। चोलास जो थे वो शुरुआती तौर पर स्मॉल चीफ्टेन्स यानी गांव के सरदार हुआ करते थे, पर इनकी प्रोमिनेंस इम्पोर्टेंस इनकी डायनेस्टी के एक रूलर विजयालय चोला के समय में बढ़ गई, एंड इट वाज इन 9th सेंचुरी कॉमन एरा। विजयालय चोल ने थंजावुर को 850 कॉमन एरा में कैप्चर कर लिया और उसे अपनी कैपिटल बना लिया, और इसीलिए इन्हें चोल डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। इनके बाद के सक्सेसर्स लाइक आदित्य वन और प्रांतका वन ने चोल एम्पायर को कंसोलिडेट किया, मतलब इसे और मजबूत बनाया। फिर आते हैं इम्पीरियल चोलास, जो कि साउथ इंडिया की पावरफुल मिडीवल डायनेस्टी है, और इम्पीरियल चोलास के टाइम पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि चोल वंश ने अपनी ऊंचाई पीक इम्पीरियल चोलास के टाइम पीरियड में देखी। चोल डायनेस्टी के किंग थे राजा राजा चोल वन, जिन्होंने 985 से 1014 कॉमन एरा तक रूल किया। ये चोल एम्पायर को श्रीलंका, मालदीव्स तक ले गए और थंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट भी करवाया, और ये टेम्पल आज यूनेस्को साइट है। इन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से एफिशिएंटली एस्टैब्लिश किया, मतलब इन्होंने पावर को प्रोविंसेस के साथ शेयर किया, उसे डिसेंट्रलाइज किया। उसके बाद आते राज चोला वन के बेटे राजेंद्र चोला वन, और इनका रूलिंग पीरियड 1014 से 1044 कॉमन एरा तक था। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपने कैंपेन्स चलाए और बंगाल के उस समय के पाल रूलर को हराया भी। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे फेमस नेवल एक्सपीडिशंस चलाए, बहुत सारी मिलिट्री शिप्स भेजी, स्पेसिफिकली इन श्रीविजया किंगडम इन सुमात्रा, मलेशिया। और इन्होंने थंजावुर को रिप्लेस करके गंगाईकोंडा चोलापुरम शहर को बनवाया और उसे एज कैपिटल एस्टैब्लिश किया। इनके बाद के इनके सक्सेसर्स राजा अधिराज कुटुंगा वन ने समुद्र में अपनी पकड़ यानी डोमिनेंस बरकरार रखी, और 11th सेंचुरी आते आते चोल एम्पायर आंध्र से श्रीलंका, मालदीव्स और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट था, और इसीलिए यूपीएससी इसके बारे में अक्सर सवाल करती है। तो चोल्स या चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन 2 टियर में था। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है लोकल लेवल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग सबसे ऊपर थे, पर किंग को गाइड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थी, मतलब मंत्रिमंडल। देन चोल्स के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेजेस में सेल्फ गवर्नेंस थी, मतलब विलेजेस अपने आप को इंडिपेंडेंटली गवर्न करते थे। हर गांव की अपनी एक उर होती थी, जो कि आम लोगों की सभा यानी असेंबली ऑफ कॉमन पीपल थी। वहीं हर गांव में एक असेंबली यानी महासभा भी होती थी, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण्स थे। देन ट्रेडर्स, व्यापारियों की भी एक सभा होती थी, जिसे चोल्स के समय में नागरम कहते थे। वहीं उत्थिरा मेरुर इंस्क्रिप्शन में कोडावोलाई सिस्टम का मेंशन है, और ये इलेक्शन का एक मेथड था जिसमें लॉटरी वाले सिस्टम से चीफ इलेक्ट किए जाते थे। सो इसमें कैंडिडेट के नाम पाम लीफ में लिखे जाते थे, और फिर जिसका नाम लीफ में निकलता था पॉट से, वो इलेक्ट हो जाता था। और चोल्स के इस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल को आज के मॉडर्न पंचायत राज से कंपेयर किया जाता है। देन कावेरी डेल्टा पर चोलास का प्रोमिनेंस था, जो कि ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कहलाती है, और यहाँ फसल अच्छी होती है।
फिर ट्रेड की बात करें तो यहाँ नागपट्टनम और कावेरीपट्टनम जैसे पोर्ट्स फ्लरिश हुए और यहाँ से ओवरसी ट्रेड होता था और चोल्स इंडियन ओशन का ट्रेड कंट्रोल करते थे क्योंकि उनके पास मजबूत शिप्स एंड नेवल आर्मी थी और चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ हो रहे ट्रेड पर इनका कंट्रोल था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम सिटी एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल बनवाया। देन इन्होंने स्कल्पचर में अपनी एक्सीलेंस दिखाई और ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ नाटराज इनका फेमस वर्क है। सोसाइटी में यहाँ नॉट की तरह वर्ना सिस्टम था पर यहाँ ये लेस रिजिड था। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकते थे, वैश्य क्लास से भी क्षत्रिय निकल कर आए, सो यहाँ के वर्ना सिस्टम में चेंजिंग ऑर्डर था। यहाँ की समाज की महिलाएं टेम्पल रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी, लिटरेचर पढ़ती थी और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती थी। अब बात करें इनके डिक्लाइन की तो इनका पतन 12th सेंचुरी कॉमन एरा से शुरू हुआ। इन्हें पांड्याज ने हराया और होयसला डायनेस्टी ने इन्हें कमज़ोर कर दिया। 1279 कॉमन एरा तक आते आते आखिरी चोल रूलर राजेंद्र चोला थर्ड को पांड्याज ने हरा दिया और यहाँ पर चोल रूल समाप्त हो गया। चोल रूल तो ख़त्म हो गया पर ये अपने पीछे लेगेसी विरासत छोड़ गए, लाइक मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स जो कि लिविंग हेरिटेज है। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल दिया जिसे आज भी एडमायर किया जाता है। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैरीटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया। देन इन्होंने तमिल लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भरपूर कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी लेगेसी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित नहीं है बल्कि आज भी तमिलनाडु के कल्चर में इनका इन्फ्लुएंस दिखता है और इनके बनाए गए मंदिरों को ग्लोबल लेवल पर प्रेज़ल मिलता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है। चोल्स सिर्फ रूलर्स नहीं थे बल्कि नेशन बिल्डर्स थे जिनका इन्फ्लुएंस इंडिया के बाहर तक था। इन्होंने साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री को शेप किया।